गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। कहानी आज लेकर आया हूँ आप लोगों के पास में दोबारा, जो कि है त्रिक्ष उदय प्रकाश की कहानी। पिछले भाग से आगे बढ़ता हूँ और कहानी को बढ़ाते हैं। एसएचओ ने पूछा कि क्या बात है। जो जवाब में पिताजी ने जो कुछ कहा उसे समझना बहुत मुश्किल था। एसएचओ राघवेंद्र सिंह बाद में पछता रहे थे कि अगर उन्हें मालूम होता कि यह आदमी बकेली ग्राम का प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक है तो वो थाने में ही कम से कम 2-4 घंटा बिठा लेते, बाहर न जाने देते। लेकिन उस समय उन्हें लगा कि कोई पागल है जो उन्हें खाते हुए देखकर यहाँ तक घुस आया है। इसलिए उन्होंने सिपाही गजेंद्र शर्मा को गुस्से में आवाज़ दी। सिपाही पिताजी को घसीटता हुआ बाहर ले गया। गजेंद्र शर्मा का कहना था कि उसने पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की और उसने देखा था कि जब वो थाने आए थे तब उनका निचला होंठ कटा हुआ था, ठुड्डी पर कहीं रगड़ा खाकर गिरने से खरोंच के निशान थे और कोहनियाँ छिली हुई थी। वे कहीं ना कहीं गिरे ज़रूर थे। ये कोई नहीं जानता कि थाने से निकलकर लगभग 1.5 घंटे पिताजी कहाँ कहाँ भटकते रहे। सुबह 10:07 पर जब वो शहर आए थे और मिनर्वा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर ट्रैक्टर से उतरे थे, तब से लेकर अब तक उन्होंने कहीं पानी पिया था या नहीं इसे जानना मुश्किल है। इसकी संभावना भी कम ही बनती है। हो सकता है तब तक उनका दिमाग इस काबिल ना रह गया हो कि वो प्यासे को भी याद रख सके। लेकिन अगर वो पुलिस थाने तक पहुंचे तो उनके मस्तिष्क में नशे के बावजूद कहीं बहुत कमज़ोर सा अंधेरे में डूबा ये ख्याल रहा होगा कि वो किसी तरह अपने गांव जाने का रास्ता वहां पूछ लें या उस ट्रैक्टर का पता पूछें या फिर अपने रुपए और अदालती कागज़ छिन जाने की रिपोर्ट वहां लिखा दें। ये सोचने के करीब पहुंचना ही बुरी तरह से बेचैन कर डालने वाला है कि उस समय पिताजी सिर्फ तिरिच के जहर और धतूरे के नशे के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता भी कहीं ना कहीं उनके नशे की नींद में बार बार सिर उठा रही थी। शायद उन्हें अब तक ये लगने लगा होगा कि ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ एक सपना है। पिताजी इससे जागने और बाहर निकलने की कोशिश भी करते रहे होंगे। 2:15 बजे के आसपास पिताजी को शहर के बिल्कुल उत्तरी छोर पर बसी सबसे संपन्न कॉलोनी इतवारी कॉलोनी में घिसटते हुए देखा गया था। ये कॉलोनी सर्राफा के जौहरियों, पीडब्ल्यूडी के बड़े ठेकेदारों और रिटायर्ड अफसरों की कॉलोनी थी। कुछ समृद्ध पत्रकार कभी भी वहीं रहते थे। ये कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी। जिन लोगों ने यहाँ पिताजी को देखा था उन्होंने बताया कि उस वक्त तक उनके शरीर में सिर्फ एक पट्टेदार जांघिया बचा था जिसका नाड़ा शायद टूट गया था और वे उसे अपने बाएं हाथ से बार बार संभाल रहे थे। जिसने भी उन्हें वहाँ देखा उसने यही समझा कि कोई पागल है। कुछ ने कहा कि बीच में खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से गालियाँ बकने लगते थे। बाद में उसी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के सबसे बड़े अखबार के विशेष संवाददाता और कवि सत्येंद्र थपलियाल ने बताया था कि उन्होंने पिताजी को बोलने को ठीक से सुना था और दरअसल गालियाँ नहीं बक रहे थे, बल्कि बार बार कह रहे थे, मैं राम स्वारत प्रसाद, एक्स स्कूल हेड मास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली। कई पत्रकार थपलियाल साहब ने दुख जाहिर किया। दरअसल उसी समय वे अमेरिकी दूतावास की किसी खास पार्टी में संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे, इसलिए जल्दबाजी में वो चले गए। हाँ, तहसीलदार सोनी साहब का कहना था, मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आया और मैंने लड़कों को डांटा भी, लेकिन 2-3 लड़कों ने कहा कि यह आदमी राम रतन सर्राफ की बीबी और साली पर हमला करने वाला था। तहसीलदार ने कहा कि ऐसा सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि हो सकता है ये कोई बदमाश हो और नाटक कर रहा हो। लड़के उन्हें तंग करने में लगे थे और पिताजी बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से बोलते थे, मैं राम स्वारत प्रसाद, एक्स स्कूल हेड मास्टर। अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनर्वा टॉकीज के पास वाला चौराहा जहाँ पिताजी ट्रैक्टर से सुबह 10:07 पर उतरे थे, वहाँ से लेकर देशबंधु मार्ग का स्टेट बैंक, फिर विजय स्तंभ के पास का थाना और शहर के बाहरी उत्तरी छोर पर बसे इतवारी कॉलोनी को मिलाकर वे अब तक लगभग 30-32 किलोमीटर दूरी तक भटक चुके थे। ये जगहें ऐसी हैं जो एक ही दिशा में नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिताजी की दिमागी हालत ये थी कि उन्हें ठीक ठीक सूझ नहीं रहा था और वह अचानक ही किसी भी तरफ चल पड़ते थे। जहाँ तक सर्राफ की पत्नी और साली पर उनके हमला करने की बात है, जिसे थपलियाल साहब सच मानते हैं, मेरा अपना अनुमान है कि पिताजी उनके पास या तो पानी मांगने गए होंगे या बकेली जाने वाली सड़कों के बारे में पूछने। उसे एक पल के लिए पिताजी को होश ज़रूर रहा होगा, लेकिन इस होलिये को आदमी को अपने इतना करीब देखकर वे और डर कर चीखने लगी होंगी। वैसे पिताजी दाहिनी आँख के ऊपर भौं पर जो चोट लगी थी और जिसका खून रिसकर उनकी आँख पर आने लगा था, वो चोट उनको इतवारी कॉलोनी में ही लगी थी, क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के उन्हें बीच बीच में ढीले मार रहे थे। वो जगह इतवारी कॉलोनी में बहुत दूर नहीं है जिस तरह पिताजी को सबसे ज़्यादा चोटें लगी। नेशनल रेस्टोरेंट नाम के एक सस्ते से ढाबे के सामने खाली जगह पर पिताजी गिर गए थे। इतवारी कॉलोनी से लड़कों का जो झुंड उनके पीछे पड़ गया था, उनमें से कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल हो गए थे।
नेशनल रेस्टोरेंट में काम करने वाले नौकर सत्ते का कहना था कि पिताजी ने गलती ये की थी कि एक बार उन्होंने गुस्से में आकर भीड़ पर ढेले मारना शुरू कर दिए थे। शायद उन्हीं का एक बड़ा सा ढेला 7-8 साल के लड़के विकी अग्रवाल को लग गया था, जिससे बाद में कई टाँके लगे थे। सत्ते का कहना है कि इसके बाद झुंड ज़्यादा खतरनाक हो गया था। वे हल्ला मचा रहे थे और चारों तरफ से पिताजी पर पत्थर मार रहे थे। ढाबे के मालिक सतनाम सिंह ने बताया कि उस वक्त पिताजी ने जिस्म पर सिर्फ एक पट्टे वाली एक चड्डी थी, दुबले शरीर की हड्डियां और छाती के सफ़ेद बाल दिख रहे थे। पेट पिचका हुआ था, वे धूल और मिट्टी में लिथड़े हुए थे, सिर के सफ़ेद बाल बिखर गए थे, दाहिनी आंख के ऊपर और निचले होंठ से खून बह रहा था। सतनाम सिंह ने दुख और पछतावे के साथ कहा, मेरे को क्या मालूम था ये आदमी सीधा साधा इज्जतदार साख रसूख का इंसान है और नसीब के फेर में इसकी ये हालत हो गई है। वैसे ढाबे में कप प्लेट धोने वाले नौकरहरी का कहना था कि बीच बीच में पिताजी भीड़ को अंड बंड गालियां दे देकर ढेले मारने लगते थे। आओ ससुरों आओ, एक एक को मार डालूंगा। लेकिन मुझे संदेह है कि पिताजी ने ऐसी गाली दी होगी। हमने कभी भी उन्हें गाली देते नहीं सुना था। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इस समय तक उन्हें कई बार लगा होगा कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो वास्तविकता नहीं है, एक सपना है। पिताजी को ये सारी घटनाएं ऊल जलूल ऊट पटांग और बेमतलब लगी होंगी। वे इस सब पर विश्वास करने लगे होंगे। उन्होंने सोचा होगा ये सब क्या बकवास है, वे तो गांव से शहर आए ही नहीं है, उन्हें किसी तिरिक्ष ने नहीं काटा है, बल्कि तिरिक्ष तो होता ही नहीं है, एक मनगढ़ंत और अंधविश्वास है। और धतूरे का काढ़ा पीने की बात तो हास्यास्पद है, वह भी एक तेली के खेत में उसका पौधा खोज कर। उन्होंने सोचा होगा और पाया होगा कि भला उन पर कोई मुकदमा क्यों चलेगा, उन्हें अदालत जाने की क्या ज़रूरत है। मैं जानता हूँ सुरंग जैसा लंबा सम्मोहक लेकिन डरावना सपना मुझे आता था, पिताजी को भी आता रहा होगा। मेरी और उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल मिलती जुलती थी। मुझे लगता है इस समय तक पिताजी पूरी तरह से मान चुके होंगे कि ये जो कुछ हो रहा है सब झूठ है और अवास्तविक है, इसलिए वो बार बार उसे सपने में जागने की कोशिश भी करते रहे होंगे। अगर वे बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से कुछ बोलने लगते थे या शायद गालियां बकने लगते थे, तो इसी कठिन कोशिश में कि वे उस आवाज़ के सहारे उस दुख स्वप्न से बाहर निकल आए। नेशनल रेस्टोरेंट के नौकरों और मालिक सरदार सतनाम सिंह ने जैसा बताया था, उसके अनुसार उस जगह पर पिताजी को बहुत चोटें आई थीं। उनकी कनपटी, माथे, पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर कई ईंटें और ढेले आकर लग गए थे। सड़क का ठेका लेने वाले ठेकेदार अरोड़ा के 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे के रॉड से भी मारा था। सत्य का कहना था कि इतनी चोटों से कोई भी आदमी मर सकता था। मुझे सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती थी कि मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती हैं। उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने लग गए होंगे कि ये सब सपना है और जैसे ही वे जागेंगे सब ठीक हो जाएगा। आँख खोलते ही आंगन बुहारती माँ नज़र आ जाएगी, या नीचे फर्श पर सोते हुए मैं और मेरी छोटी बहन दिख जाएंगी, या गौरैयों का झुंड हो सकता है कि उन्हें बीच बीच में अपने इस अजीबोगरीब सपने पर हंसी भी आई होगी। अगर पिताजी ने गुस्से में लड़कों की तरफ खुद भी ढेले मारने शुरू कर दिए, तो इसके पीछे पहली वजह तो ये थी कि ये उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था ढेले सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी। ये भी हो सकता है कि पूरी ताकत से ढेला मारकर वो उत्सुकता और बेचैनी से इंतजार करते रहे हों कि जैसे ही वो जाकर किसी लड़के के सिर से टकराएगा, उसका माथा नष्ट होगा और एक ही झटके में इस दुख सपने के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे और चारों ओर से वास्तविक संसार की बेताशा रोशनी अंदर आने लगेगी। उनका ज़ोर ज़ोर से चीखना भी दरअसल गुस्से के कारण नहीं था। वे असल में मुझे, छोटी बहन को, माँ को या किसी को भी पुकार रहे थे कि अगर वे अपने आप इस सपने से जाग पाने में सफल ना भी हो पाएँ, तब भी कोई भी आकर उन्हें जगा दे। एक सबसे बड़ी विडंबना भी इस बीच हुई। हमारे गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के बचपन के मित्र कंधई राम तिवारी लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजरे थे। वे रिक्शे पर थे। उन्हें अगले चौराहे से बस लेकर गांव लौटना था। उन्होंने उस ढाबे के सामने इकट्ठी भीड़ को भी देखा और उन्हें यह भी पता चल गया कि वहां पर किसी आदमी को मारा जा रहा है। उनकी ये इच्छा भी हुई कि वहां जाकर देखें कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया, लेकिन उनके पूछने पर किसी ने कहा कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था, उसे ही लोग मार रहे हैं। ठीक उसी समय पंडित कन्हई राम को गांव जाने वाली बस आती हुई दिखी और उन्होंने रिक्शे वाले से अगले चौराहे तक जल्दी जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। गांव जाने वाली ये आखिरी बस थी। अगर उस बस में आने में 3-4 मिनट की भी देरी हो जाती तो वे निश्चित ही वहां जाकर पिताजी को देखते और उन्हें पहचान लेते। राज्य परिवहन की वो बस हमेशा आधा पौना घंटे लेट रहा करती थी, लेकिन उस दिन संयोग से वो बिल्कुल सही समय पर आ रही थी। सतनाम सिंह का कहना था
कि वो भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी और लोग तितर-बितर हुए जब तक बड़ी देर तक पिताजी ज़मीन से उठे ही नहीं। ईंट का एक बड़ा सा ढेला उनकी कनपटी पर आकर लगा था। उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया था। सिर में भी चोटें थीं। सतराम ने बताया कि जब पिताजी बहुत देर तक नहीं हिले डुले तो लड़कों के झुंड में से किसी ने कहा कि लगता है ये मर गया। जब भीड़ छटने के 10-15 मिनट बाद भी पिताजी नहीं हिले डुले तो सतनाम सिंह ने सत्ते से कहा था कि वो उनके मुंह में पानी की छींटे मारकर देखे कि अगर वो सिर्फ बेहोश हैं तो हो सकता है कि उठ जाएं। लेकिन सत्ते पुलिस की वजह से डर रहा था। बाद में सतनाम सिंह ने खुद ही एक बाल्टी पानी उनके ऊपर डाला था। दूर से पानी डालने के कारण ज़मीन की मिट्टी गीली होकर पिताजी के शरीर से लथड़ गई थी। सरदार सतनाम सिंह और सत्ते दोनों का कहना था लगभग 5 बजे तक पिताजी उसी जगह पर पड़े हुए थे। तब तक पुलिस नहीं आई थी। फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उसे पंचनामा और गवाही वगैरह में फंसना ना पड़ जाए, इसलिए उसने ढाबा बंद कर दिया था और डिलाइट टॉकीज में आन मिलो सजना फिल्म देखने चला गया था। उस समय लगभग 6 बजे थे जब सिविल लाइन्स की सड़क की पटरियों पर एक कतार में बने मोचियों की दुकान में से एक मोची गनशिवा की गुमटी में पिताजी ने अपना सिर घुसेड़ा। उस समय तक उनके शरीर में चड्ढी भी नहीं रह गई थी। वे घुटनों के बल किसी चौपाई की तरह रेंग रहे थे। शरीर पर कालिख और कीचड़ लगी हुई थी और जगह जगह चोटें थीं। गनशिवा हमारे गांव के तालाब के पास टोले का मोची है। उसने बताया, मैं बहुत डर गया था और मास्टर साहब को पहचान ही नहीं पाया। उनका चेहरा डरावना हो गया था और चिन्हाई में भी नहीं आता था। मैं डर कर गुमटी से बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा। दूसरे मोचियों के अलावा वहाँ कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए थे। लोगों ने जब गनशिवा की गुमटी के भीतर जाकर झांका तो गुमटी के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। लोगों ने जब गनशिवा की गुमटी के भीतर झांका तो गुमटी के अंदर उनके सबसे अंतरे कोने में टूटे फूटे जूतों, चमड़े के टुकड़ों, रबड़ और चिथड़ों के बीच पिताजी दुबके हुए थे। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थीं। उन्हें वहाँ से खींचकर बाहर पटरी पर निकाला गया। तभी गनशिवा ने उन्हें पहचान लिया। गनशिवा का कहना था उसने पिताजी के कान में कुछ आवाज़ें भी लगाई, लेकिन ये कुछ नहीं बोल पा रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने राम स्वरत, प्रसाद और बकेली जैसा कुछ कहा, फिर चुप हो गए। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई थी। तारीख थी 17 मई 1972। 24 घंटे पहले लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तिरछ ने काटा था। 24 घंटे पहले क्या पिताजी इन घटनाओं और उस मृत्यु का अनुमान कर सकते थे? पिताजी का शव शहर के मुर्दाघर में पुलिस ने रखवा दिया था। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर थे। दाईं आंख पूरी तरह फूट चुकी थी। कॉलर बोन टूटा हुआ था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनका आमाशय खाली था, पेट में कुछ नहीं था। इसका मतलब यही हुआ कि धतूरे के बीजों का काढ़ा उल्टियों द्वारा पहले ही निकल चुका था। हालांकि थानू कहता है कि अब तो यह तय हो गया कि तिरछ के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हो गई। पंडित राम अवतार भी यही कहते हैं। हो सकता है पंडित राम अवतार इसलिए ऐसा कहते हैं कि वो खुद को विश्वास दिलाना चाहते हो कि धतूरे के काढ़े का पिताजी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं था। मैं सोचता हूँ, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ कि शायद अंत में जब गनशिवा ने अपनी गुमटी के बाहर पिताजी के कान में आवाज़ दी होगी तो पिताजी सपने से जाग गए होंगे और उन्होंने मुझे, माँ को और छोटी बहन को देखा होगा। फिर ये दातून लेकर नदी की तरफ चले गए होंगे। नदी के ठंडे पानी से उन्होंने अपना चेहरा धोया होगा, कुल्ला किया होगा और इस लंबे स्वप्न को भूल गए होंगे। उन्होंने अदालत जाने के बारे में सोचा होगा। हम लोगों के मकान की चिंता ने उन्हें परेशान किया होगा। लेकिन मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूँ जो मुझे अक्सर आता रहता है। यूँ है कि मैं खेतों की मेड़, गांव की पगडंडी से होता हुआ जंगल पहुँच गया हूँ। मैं रक्षा नाला की करके पेड़ को देखता हूँ। वो भूरी चट्टान वहाँ उसी जगह है जो सारी बारिश नाले के पानी में डूबी रहती है। मैं देखता हूँ कि तिरछ की लाश उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे एक बेतहाशा खुशी अपने में घेरे लेती है। आखिर वो मारा गया। मैं पत्थर लेकर तिरछ को कुचलने लगता हूँ, जोर जोर से उसे मारता हूँ। मेरे पास थानू मिट्टी का तेल और माचिस लिए खड़ा है। तभी अचानक ही मैं पाता हूँ कि मैं उस चट्टान पर नहीं हूँ, थाने में भी नहीं हूँ। वहाँ कोई जंगल नहीं है, बल्कि मैं दरअसल शहर में हूँ। मेरे कपड़े बहुत ही मैले, फटे और चीथड़ों जैसे हो गए हैं। मेरे गालों की हड्डियाँ निकली हैं, बाल बिखरे हैं। मुझे प्यास लगी है और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं बकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूँ। और तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है। घंटियां बजने लगती हैं, हजारों घंटियां। मैं भागता हूँ। मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है। फेफड़े फूल जाते हैं। मैं पास कदम रखकर अचानक लंबी छलांगें लगाने लगता हूँ। उड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भीड़ लगता है मेरे पास पहुँचने वाली होती है। एक अजीब सी गर्म और भारी हवा मुझे सुन्न कर देती है।
अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती हैं और आखिरकार वो पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। मैं रोता हूँ, भागने की कोशिश करता हूँ, मेरा शरीर नींद में ही पसीने में डूब जाता है। मैं ज़ोर ज़ोर से बोलकर जागने की कोशिश करता हूँ। मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि ये सपना है और अभी आँख खोलते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सपने के भीतर अपनी आंखें फाड़ कर देखता हूँ दूर तक, लेकिन वो पल आखिर आ ही जाता है। माँ बाहर से मुझे देखती है, मेरा माथा सहलाकर वो मुझे रजाई से ढाँप देती है और मैं वहाँ अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। अपनी मृत्यु से बचने के लिए उसकी कोशिश में जूझता, बेदम होता, रोता, चीखता और भागता। माँ कहती है मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ और यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है कि मुझे आखिरकार अब तिरछ का सपना क्यों नहीं आता। तिरछ।